हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने वायसराय की सीरीज़ को शुरू कर रखा है, जिसमें 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जैसा कि लास्ट में हमने कंप्लीट किया हुआ है उसी के आगे हम शुरू करेंगे। तो हमारा आपका 1828 तक का कार्यकाल हमने कवर अप कर लिया था। 1828 में आपके नए गवर्नर बन रहे हैं और नए गवर्नर आपके आ रहे हैं बन करके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो हम लोग यहाँ पर लॉर्ड विलियम के बारे में बात करेंगे। अगला भारत का गवर्नर आ रहा है लॉर्ड विलियम, और इसका जो रोल है वो इंडिया के फेवर में काफी हद तक रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो आपका है ये काफी सुलझा हुआ गवर्नर आपका जान पड़ता है। दूसरी चीज, ये अंग्रेजों की पॉलिसी रही है, एक गवर्नर खतरनाक भेजते हैं, उसके बाद उसका थोड़ा सा स्लो मोशन में आपका आ जाता है जो खतरनाक भी और कहीं ना कहीं भारत के फेवर में आता है। और जब लोगों के अंदर विद्रोह की भावना जागृत होती है तो वो एक ऐसा गवर्नर भेज देते हैं जो क्या है, उदारवादी प्रवृत्ति का है। यही तो दिख रहा है तुमको, वॉरेन हेस्टिंग आ रहा है, कॉर्नवालिस आ रहा है, उसके बाद किसको डाल दिया, जॉन सोर को, जो किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लोगों का विद्रोह की भावना क्या हुई, समाप्त हुई कि लॉर्ड वेलेस्ली को डाल दिया उन्होंने। तो ये उनकी एक पॉलिसी थी। और अब यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक आ रहा है क्योंकि भारत में भूमिका बन चुकी है विद्रोह की। आपको 1824 का सैनिक विद्रोह भी दिख रहा है, वहां पर 1806 का विद्रोह भी दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं नेपाल विद्रोह चल ही रहा है, बर्मा विद्रोह चल ही रहा है। तो इन सभी की वजह से अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक एंट्री कर रहा है भारत में, और इसका कार्यकाल लगभग है आपका 1828 से लेकर के 35। इसको हम समझेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली जो इसकी काम होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो सबसे काम दिखता है इसके कार्यकाल में, वो दिखता है सती प्रथा का अंत। अब देखिए सती प्रथा का अंत कर रहा है, तो यहां पर पहले सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं और यहां पर डिस्कस कर लूंगा वो सारी चीजें। और ये प्रश्न आपका पीसीएस लेवल में भी आया था, लेकिन वहां पे ये पूछा गया था कि सती प्रथा का जो अंत हुआ वो किस धारा के तहत किया गया, कोई कानून बनाई गई होगी, क्योंकि अंदर डीप से पूछा गया क्वेश्चन था। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक को, और इसमें हम बात करेंगे पहली कंडीशन कि इसके कार्यकाल में क्या हो रहा है सर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका क्या कर रहा है, सती प्रथा का अंत कर रहा है। अब देखिए ये हिंदुस्तान में सर एक ऐसी प्रथा थी, एक रूढ़वादी वर्ग है जो इस प्रथा को मानता है, जिसके तहत सती का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी को उसके शव के साथ जला दिया जाता था। ये परंपरा बन चुकी थी। पहले ये स्वेच्छा से होता था, ऐसा नहीं कि प्रथा गलत है, ये स्वेच्छा से था, लेकिन इसे परंपरा बनाकर जबरदस्ती आपका फिर क्या करने लगा समाज, उसको अपने पति के शव के साथ जलाने की प्रथा को शुरुआत कर दी। तो कहीं ना कहीं ये प्रथा बन चुकी थी, स्वेच्छा से किया गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी उस समय, लेकिन बाद में समस्या का कारण बनती है और बहुत ही बड़ी, यानी कह सकते हो कुरीत समाज की बनती है जाकर। सती प्रथा का अंत। अब सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया जा रहा है सर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आपका 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली कंडीशन, सती प्रथा का अंत हुआ कब, तो एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करते हैं 1829 में किया गया, 1829। द फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको दिमाग में रखना है। दूसरा कि भाई साहब अंग्रेज अचानक तो उनके अंदर इतनी धर्मात्मा वाली फीलिंग आएगी नहीं, उन्होंने इसका अंत क्यों किया, तो कहीं ना कहीं समाज में कोई ना कोई वर्ग तो रहा होगा जो इस प्रथा के खिलाफ रहा होगा या इसके खिलाफ आंदोलन चला रहा होगा। और वो आंदोलन की जो मुहिम का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे राजा राम मोहन राय जी। हम बात करेंगे जब सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है कि इस प्रथा का अंत करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है। तो याद रखिएगा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ, किसके, आपका राजा राम ठीक है, इनकी सहायता से, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा, की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से जब ये अंत किया गया तो कोई ना कोई सरकार के तहत कानून भी बनाया गया होगा।
विधेयक बिल पारित किया गया होगा। तो याद रखिएगा सती प्रथा का जो अंत किया गया वो है आपका धारा 17 के तहत, ये कानून है के तहत, और यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका पीसीएस में। तो देखिए आपको डीप कितना पूछ रहा है, लेकिन ये पीसीएस का प्रश्न था, नॉर्मल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अब नहीं कहा जा सकता है कि आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर एग्जाम का लेवल होता चला जा रहा है। तो पहला आपको हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है, सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से धारा 17 के तहत कर दिया गया। यह बहुत बड़ा कार्य किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। दूसरा महत्वपूर्ण क्या कार्य हो रहा है इनके टाइम पीरियड में? इनके टाइम पीरियड में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया। किसका किया सर? ठगी प्रथा का अंत। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी आ चुका है। ठगी प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? ठगी प्रथा का अंत। अब मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा ठगी प्रथा, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी देखी होगी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जो प्रक्रिया दिखाई जा रही, जिस प्रकार लूटा जा रहा अंग्रेजों का सामान, कहीं ना कहीं ठगी प्रथा उसके अंतर्गत आ रही थी। पिंडारियों का दमन किया जाता है, हमने बात किया था। पिंडारियों का दमन किसके टाइम पीरियड में हुआ? हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ। किसकी सहायता से हुआ? टॉमस हिस्लोप की सहायता से हुआ था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि ठगी प्रथा का जो अंत है वो किसकी सहायता से किया गया। तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा का अंत तो किया, लेकिन जो किसकी सहायता से किया, अगर यह बात आती है तो याद रखिएगा कर्नल स्लीमैन। किसकी सहायता से कर रहे हैं? कर्नल स्लीमैन। यह महत्वपूर्ण है, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। यहां पर आप पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, सो दो तो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1833 में चार्टर एक्ट आ रहा है। कौन सा चार्टर एक्ट था वो? तीसरा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या था? एक्चुअली में कानून पारित किए जाते थे ब्रिटेन की संसद से और हिंदुस्तान में भेज दिए जाते थे। यही प्रक्रिया थी, क्योंकि कंपनी का शासन था। अभी भारत में संसद व्यवस्था नहीं चल रही है। यहां पे जो गवर्नर हो रहा है, जनरल हो रहा है, वो कंपनी का हेड है, लेकिन अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो भारत में, हिंदुस्तान का। तो तीसरी कंडीशन आपकी इसके कार्यकाल में क्या होगा सर? इसके कार्यकाल में सर आपका जो तीसरी कंडीशन है वो आ रही है आपकी क्या? तीसरा चार्टर एक्ट, थर्ड चार्टर एक्ट। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, थर्ड चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, मैं एक बार चारों चार्टर एक्ट के बारे में अलग से वीडियो बना लूंगा, डिस्कस कर लूंगा पूरा, किस चार्टर एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 18 और 19 लगातार आईएएस के एग्जाम में 2 बार पूछा गया चार्टर एक्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि जो 1813 के क्वेश्चन पेपर आया, 13 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें आईएएस के एग्जाम में सीधा पूछा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं बहुत टफ है। मैं यहाँ पर लेकिन आईएएस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल एग्जाम्स की बात भी कर रहा हूं। जैसे ये पूछा जाता है कि जो चाय का व्यापार हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? ये सीधा सीधा प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत? अब अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, लेकिन अंग्रेजों के व्यापार करने एकाधिकार को नहीं खत्म किया गया है। तो किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन चाय का जब व्यापार था, एकाधिकार था, वो चीन के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, हम इनको 1 बाय 1 लेते जाएंगे जब हम चार्टर एक्ट वाला एक वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। चार्टर एक्ट क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज चार्टर एक्ट, विल डिस्कस ऑन दैट, उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। अभी मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि भैया कर्नल स्लीमैन के द्वारा सर क्या किया गया? ठगी प्रथा का अंत किया गया सहायता से। चार्टर एक्ट आ रहा है कौन सा? तीसरा। कब आ रहा है सर? 1833। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम क्या करने वाले हैं सर? इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था। तो अब लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन है सर? भारत का पहला गवर्नर जनरल है। ये कह सकते हो भारत का पहला गवर्नर है, कुछ भी कहे, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, इसके बाद फिर इसके आगे की कहानी को हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं।
आई थिंक ये आप लोग लिखते चल रहे हो चीज़ों को, मैं सब मानता हूँ। अगर नहीं लिखते हैं तो आप लिखने का प्रयास करें, कुछ थोड़ा थोड़ा जैसा भी आपको लगता है। और बहुत सारी सीधी सी चीज़ें हैं, उनका प्रयोग करते चलिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती चली जाएगी। ठीक है ना। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी टॉपिक पे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगी आपकी, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा ना। इसलिए ट्रायंगल बन रहा, देखिए सी का 3 चीजें आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, एक सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉन्सेप्ट को, क्लियर। एक सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉन्फिडेंस को। एक सी रिप्रेजेंट कर रहा है सर जी आपको किसके लिए, क्लैरिटी। तो किसी भी टॉपिक पे अगर आपकी क्लैरिटी है, किसी भी टॉपिक पे अगर क्लैरिटी है तो ही तो कॉन्सेप्ट बनेगी आपकी, और कॉन्सेप्ट बढ़ गई आपकी तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और ये तीनों अगर हो गए ना, तीनों अगर हो गए ना, तो ही तो आपका क्या होगा सर, क्या होगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। इसलिए तीनों रोल प्ले करते हैं किसके लिए, एग्जाम के लिए। एग्जाम फियर यही कम करेंगे, वो बोर्ड के एग्जाम से हो या किसी भी चीज के कंपटीशन के एग्जाम हो, लेकिन एग्जाम जो फियर है ना उसको कम करने का काम यही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी साहब, और कोई चारा नहीं है। तो चलिए सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा सर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए हमने क्या देखा कि सर अब आया है सर चार्टर एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट। और जो तीसरा चार्टर एक्ट है ना साहब, वो तीसरा चार्टर एक्ट क्या कहता है जरा सुनिएगा। तीसरा थर्ड चार्टर एक्ट आ रहा है इसके टाइम पीरियड में, और इस चार्टर एक्ट के तहत आपका क्या हो रहा है सर, थर्ड चार्टर एक्ट आ रहा है 1833 में, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया जा रहा है, भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या करा जा रहा है सर, कन्वर्ट कर दिया गया भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल। ये याद रखिएगा। तो इसके तहत 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ये पूछा जाए बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन होगा, क्योंकि 28 में तो यही है, 33 में आ रहा है बीच में चार्टर एक्ट, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा। अगर ये पूछा जाता है बंगाल भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो भी कौन होगा सर जी आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिलता है आपका कि सर जी जो चार्टर एक्ट आया था 1833 का, इसमें धारा 86 यानी कि धारा 87 के अनुसार इसने क्या बोला कि जाति के आधार पर योग्यता को शिक्षा में आधार बनाया जाना चाहिए। हाँ वो बात अलग कि बाद में इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, काफी अंग्रेजों ने ही विरोध कर दिया, इसलिए बाद में इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन यह प्रावधान भी इसने किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है, 1833 में इसने धारा 87 के अनुसार धारा 87 के अनुसार नौकरी में जाति की जगह योग्यता, किसको सर, जाति की जगह पर योग्यता को आधार बनाने का सुझाव दिया, को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा, आधार बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में सक्सेस नहीं हुआ, प्रस्ताव रखा। क्लियर। अच्छा तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अपने कि सर इसने क्या किया था सर, नौकरी में आपका क्या रखा सर, योग्यता को आधार बनाने का प्रस्ताव दिया जाति के जगह पर। ठीक है, इतनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आपकी बनती हैं किसके बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो आप इनको याद रखिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, फटाफट इसे लिखिए, जल्दी नोट करिए इसके बारे में। अगला टॉपिक हम लोग इसी के साथ चालू करते हैं। इसी में अगला गवर्नर या टॉपिक नहीं, अगला गवर्नर मतलब कि आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक।
चलो, तो अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो आ रहा है सर गवर्नर, बहुत ही प्यारा गवर्नर आ रहा है सर। कौन है सर? आपका 1 वर्ष के लिए आता है और वो आपका होता है कौन? मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, जिसे भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर में इसने बैन नहीं लगाया, सब पे छूट दे दिया इसने, सब पे छूट इसने दे दिया। तो भैया इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं सर, और इसी कारण इसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो चलो अगला देख लेते हैं। क्या कह रहा सर? चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ क्या कह रहा है चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में सर? आपका 1835 से 36, केवल 1 वर्ष तक है इसका टाइम पीरियड। एक ही पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है आप समझ लीजिए, सीधी सी बात है। कह रहा है कि सर इसे क्या कहा जाता है सर? इसे भारत में, अब भारतीय इतिहास पढ़ रहे हो तो सर भारत में ही तो होगा ना, और इतिहास ही सब कुछ बताता है कि पूर्व में क्या हुआ। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संविधान है। किसी भी देश की सर डेमोक्रेसी तय किस आधार पर की जाएगी सर? उस देश की वर्किंग बॉडी कैसी है, फंक्शनल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, संस्था कैसी है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, यही तो हमारे पिलर्स हैं। इसके आधार पर तय होगा कि इनके कार्यकाल कौन होगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पावर, शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं सत्ता के बीच में, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान में वर्णित है, और जो भी चीजें संविधान में वर्णित है उसी के आधार पर लोकतंत्र तय किया जाएगा किसी भी देश का, कि वो लोकतंत्र किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करता है। और जो संविधान है, संविधान बनाने की परंपरा के पीछे अगर हम देखें तो हम ये तो कह देते हैं कि इतिहास की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं याद रखिएगा, जो राजनीति है, राजनीति की शुरुआत होती है इतिहास के अंत के बाद, यह इतिहास के समकालीन चलती चलती है, ये भी कह सकते हो। 1857 से लेकर 1947 तक अगर हम देख ले, इसके पहले भी हुआ, लेकिन इसके बाद से अगर हम देखें तो जो भी विद्रोह हुआ, जो भी यात्रा हमने तय की इतिहास के पन्नों में आज़ादी के लिए, कहीं ना कहीं 1947 या 1949 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, 1946 में पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, इस दौरान जो हमने संविधान लिखने की परंपरा तय की या पूरा हमने कार्यकाल तय किया है, इसके पहले जो हमारा रोल है या हाथ है इस संविधान लिखने के लिए, वो इतिहास ही तो तय कर रहा है। वही तो आपको बता रहा है ना कि सर आपको संविधान बनाने की सर छूट मिल रही है, क्योंकि वो इतिहास बन चुका है जिसके आधार पे हमने सर संविधान लिखने का अधिकार प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं इतिहास तय करता है किसी देश का संविधान कैसा होगा, किसी देश का आपका राजनीति कैसी होगी, किसी देश का लोकतंत्र कैसा होगा, उसके पीछे उस देश के सर इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई दास्तां तय करती है। चलिए हम बात कर रहे हैं सर मेटकाफ के बारे में। तो चार्ल्स मेटकाफ की अगर हम बात करें, चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहा जाता है? भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और 2-3 चीजें यार याद रखो हमेशा, आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपनी बातों का एक्सप्रेशन दो, अपनी बातों के विचार रखो जो आपके मतलब की हैं। जो चीजें आपकी लाइफ से कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती उनके बारे में कोई बात मत करें, अपने माइंड को स्टेबल रखने का प्रयास करें। चलिए, हमारा काम है सर पढ़ाई करना, तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। हाँ, उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उन पर डिस्कस करेंगे। बाकी इसके यूट्यूब में जो हम माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई भी डिस्कशन फालतू का नहीं होगा हमारा। ठीक है, अगला हमारा गवर्नर, ये सिर्फ एक ही पॉइंट इनके बारे में मिलता है, तो हम लोग सिर्फ एक पॉइंट इनके बारे में पढ़ते हैं सर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला सर गवर्नर आता है लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि इनका भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ठीक है, आई थिंक इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो हमारे अगले गवर्नर के रूप में आ रहे हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, कोई आसान बात नहीं है गवर्नर बनना। सर हिंदुस्तान का राजा कह सकते हो, क्योंकि मध्यकालीन भारत में राजा दिख रहे हैं आपको, किंगडम, खतरनाक शासक है आपको दिख रहे हैं, एक से एक मुगल वंश से शासक पैदा हो रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, लाइन लगी है सर आपकी। बलिदान तो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर उनके अंदर जज्बा और साहस दिखता है। यहां पर
बाबर जैसे आपके यहाँ पर बड़े बड़े राजा पैदा हुए या आए आपको दिखता है हुमायूं। सोचो कि जिसे राज सिंहासन से बाहर कर दिया गया, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। हम एक बार अगर किसी चीज में हार प्राप्त कर लेते हैं तो निराशा की वजह से सर दूसरा प्रयास करने के लिए तैयार नहीं होते। एक हिंदुस्तान की गद्दी पर राजशाही कर रहा है सर, मुगल बादशाह शासक बन चुका है और उसे एक राजा, एक शासक उसे हरा देता उसकी गद्दी से और उसे देश निकाला भी कर देता है, देश से बाहर कर देता है। इसके बाद वो शासक फिर वापस अपने उस गद्दी को पाने के लिए, एक व्यक्ति, उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी होती है, कोई नहीं बचा होता है, इसके बावजूद भी वो वापस प्रयास करता है और अटैक मारता है और आपका 1555 में भारत में फिर से प्रवेश करता है आकर के अपनी पूरी सेना बना करके। हमें यहां पर उसके इस संघर्ष को सीखना है, यही आपको तय करना है। इतिहास ये बताता है कि एक व्यक्ति फिर से अपनी सेना खड़ा कर लेता है और फिर वो गद्दी पर बैठता है आकर के। फिर उसके बाद मृत्यु हो जाती है उसकी 56 में और अकबर आता है। अकबर की आयु 14 वर्ष है, लेकिन अद्भुत कौशल है, अद्भुत, इसीलिए तो द ग्रेट इंपरर लगता है, आपका अकबर महान। ऐसे यूं ही नाम इतिहास के पन्नों में नहीं दिया गया है किसी का नाम। अशोक के बारे में अगर देखें, द ग्रेट इंपरर अशोक, महान सोच वाला व्यक्ति है। उस समय भी जैसे कि आज में हिंदू मुस्लिम आपके धर्म एक दूसरे के साथ में सामने आमने सामने खड़े हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे के, वहां भी तो लड़ रहे हैं। बौद्ध जैन भी आपके ब्राह्मण धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, किसी भी युग में किसी भी समय धर्म की लड़ाई तो चलती ही रहेगी, लेकिन अशोक जैसा शासक है इसीलिए उसने सभी धर्मों के लिए एक साथ लाने के लिए धर्म का प्रचार करता है। शासक की नीतियां ही तय करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इतिहास आपको चीजें धीरे धीरे बताता जाएगा, हम बात भी करते जाएंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो यहाँ वायसराय की भूमिका हम देख रहे हैं, गवर्नर जनरल की भूमिका दे रहे हैं। लॉर्ड ऑकलैंड आ गया, लॉर्ड ऑकलैंड, फिर एलन बरो आएंगे। लॉर्ड ऑकलैंड की अगर हम बात करते हैं 1836 से लेकर के 42 आर्टिकल कह रहे हैं 1836। तो हम लोगों ने क्या देखा सर, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपका ये आता है कि सर आपका राजा रणजीत सिंह के बारे में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि सर अमृतसर की संधि हो रही है और उस समय राजा रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में लॉर्ड मिंटो प्रथम आपके गवर्नर थे और उस समय राजा रणजीत के दरबार में उन्होंने अमृतसर की संधि के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। वही चार्ल्स मेटकॉफ जो आगे चल करके भारत के गवर्नर बनते हैं और 1 वर्ष के लिए जिन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्हीं राजा रणजीत की क्या होती है सर 1839 में मृत्यु हो जाती है। ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में। तो याद रखिएगा यहां पर होती क्या है, राजा रणजीत की मृत्यु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रणजीत, हम बात करेंगे। सुपर चकिया मिस्ल, आपके 12 मिस्ल थी आपकी सिखों की, उनमें से सुपर चकिया मिस्ल में बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे जब हम सिख का प्रक्रिया लेके आ रहे होंगे। 1839 में इनकी क्या हो जाती है सर, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में हम लोगों ने यहां पर बेसिक देख लिया। अगला जो आपका गवर्नर है वो है आपका लॉर्ड एलन बरो। तो हम जरा इनके बारे में भी देख लेते हैं। लॉर्ड एलन बरो बड़ा ही आलसी प्रवृत्ति का आपका ये गवर्नर होता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ही इसीलिए एक वर्ड प्रयोग किया जाता है, कुशल आक्रमण्यता का काल इसे कहा जाता है। कुछ भी इसने ऐसा कार्य नहीं किया, अकाहिलों की तरह पड़ा रहा। इसे क्या कहा गया सर, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है सर, क्या टाइम पीरियड सर 1842 से लेकर के 46, 1842 से लेकर 1844, नॉट 44, ठीक है 1844 होगा। ओके सो चलो भैया, हमारा अगला इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट सीधा सीधा आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है, कुशल आक्रमणता का काल कहा जाता है इस टाइम पीरियड को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुशल आक्रमणता का काल का काल कहा जाता है। कुछ किया ही नहीं भाई साहब, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कुशल आक्रमणता का काल कहा जाता है। लेकिन हाँ, एक काम इसने अच्छा कर दिया, एक काम इसने अच्छा किया। कहते हैं ना बुराई में भी अच्छाई होती है। बुराई तो नहीं इसमें, कुशल आक्रमणता अंग्रेजों के हिसाब से कहीं ना कहीं, लेकिन ये भारत में न्यूट्रल रहा होगा ना, तभी तो चाहता नहीं कि कुछ करें ना करें।
कह रहा जैसा है चलने दो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रक्रिया थी। लेकिन इसने क्या किया सर, 1843 में 1843 में क्या कर दिया, दास प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया। अब आप ये सोचो, कहीं ना कहीं धीरे 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 लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तो आएगी आएगी, लेकिन उससे पहले दास प्रथा का अंत, ये बहुत बड़ा स्टेप है। आप सोचो, समाज का उच्च वर्ग क्या कर रहा है सर, शोषण ही तो कर रहा है निम्न वर्ग का, और इसने क्या कर दिया, दास प्रथा का अंत। पूरा का पूरा उच्च वर्ग क्या हो गया है सर, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा है इस प्रथा से। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, एक ऐसे वर्ग को काम करने से मना किया जा रहा है जिससे जबरन काम कराया जा रहा है। तो अब क्या है, उच्च वर्ग को वो काम पैसे देकर कराने पड़ेंगे। इसने क्या किया, दास प्रथा का अंत किया। है आक्रमणता का काल पीरियड, लेकिन इसने भी एक घटना कर दी आकर के, जो विद्रोह में एक कारण बनती है जाकर के, सामाजिक कारण में। तो इसको नजर में रखेंगे। और इसके बाद आपका आता है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। हार्डिंग प्रथम, तो हम जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। ये सब नोट करते चलिएगा, और हम तेजी के साथ इसीलिए बढ़ रहे हैं आपके गवर्नर जनरल को, और जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं आपकी वो सब कवर अप करते हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आपका आता है अगला, और उसके बाद एंटर करेगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत खतरनाक सोच वाला व्यक्ति है। हाँ, उसकी जो हड़प नीति है, हड़प नीति उसकी कैसी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है आपकी, विस्तारवादी सोच है। लेकिन उसने जो काम किए हैं ना सर, हाँ वो बात अलग है कि फिर आपको एक प्रश्न बनेगा यार उसने काम तो किया, लेकिन किसके लिए, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए सब कुछ किया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। वो जो रेल व्यवस्था ला रहा है जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसी रेल व्यवस्था ने 1857 के विद्रोह में विद्रोह को दबाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अगर वो ना होता तो शायद विद्रोह और तेज हो सकता था। विद्रोह तेज होता ही जहां पर भारतीय सैनिक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां अंग्रेजों की टुकड़ियां बहुत जल्दी पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो भी कार्य किए गए अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों ये ट्रेन लेके आया, रेल लेके आया, रेल व्यवस्था के बारे में बताएंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन हम शॉर्ट में बात करेंगे क्यों लेकर आया था। उसके पीछे और कोई कारण नहीं था, उसे पंजाब से पश्चिम बंगाल जोड़ना था, और कोई बड़ा कारण नहीं था। पश्चिम बंगाल से व्यापार हो रहा है, लेकिन पंजाब से माल जा रहा है वहां पर, और सप्लाई करना है गुड्स की, वस्तुओं की। इसका एक कारण बस यही है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन लेके आ रहा है सर। जल्दी से जल्दी एक मार्केट में सर, यहां से प्रोडक्ट पहुंचा, कच्चा माल ब्रिटेन से बन के वापस आया, और बन के वापस आ रहा है सर। मार्केट की बाजार की तरह हमारा हिंदुस्तान था, उसे पूरे देश में विस्तृत करना है। वो अपने पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि उन्होंने ट्रेन का आविष्कार कर दिया, ट्रेन का सर उन्होंने हमारे देश में विस्तार किया, नहीं, वो अपने फायदे के लिए थे साहब, और कोई कारण नहीं था। चलिए हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की। हार्डिंग प्रथम की, इसका टाइम पीरियड मिलता है साहब 1844 से 1848, और इसी के बाद तो आएगा सर 1848 में लॉर्ड डलहौजी। 1848 तक आपका टाइम पीरियड है। पहली कंडीशन इसमें आपका एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में, कि वो सर आपका किसका करता है, सिंध का विलय करता है। इसके टाइम पीरियड में एक काम क्या होता है, सिंध का विलय कर लिया था। यही सिंध प्रांत जो था, सिंध का विलय, पहला एक फैक्ट, बहुत तेजी के साथ, इनमें कोई खास नहीं है, सिंध का विलय किया गया। क्लियर? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर क्या मिलता है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिलता है कि सर यहां पर लाहौर की संधि की गई। क्या किया गया सर, लाहौर की संधि की गई। तो यहां पर लाहौर की संधि भी की जा रही है सर, लाहौर की संधि, ये भी याद रखिएगा 1846 में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड हैं, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, तो हम लोग लॉर्ड हार्डिंग के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन आपका अगर हम बात करें तो यहां पर, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, आंग्ल सिख युद्ध भी होगा इसके टाइम पीरियड में, आंग्ल सिख युद्ध भी चलेगा इसके टाइम पीरियड में। क्या चल रहा है सर, आंग्ल सिख युद्ध भी चल रहा है सर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंग्ल सिख युद्ध चल रहा है, और आपका चलता है 1844 से लेकर 46 तक चलता है इसका, 44 से लेकर के 46 तक चलेगा, ठीक है ना। और यही तो लाहौर की संधि हो रही है, इसके बाद लाहौर की संधि होगी सर, मैटर को सॉर्ट कर लेंगे सर, लेकिन बाद में फिर क्या होता है 49 में कब्जा ही कर लिया जाता है आपका पंजाब में। तो चलिए अभी हम इतना देख रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार हमने क्या किया सर, इस पूरे गवर्नर जनरल में सर हमने लॉर्ड डलहौजी के पहले तक की कहानी को समझा है। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई पे इंटरेस्ट बना रहे हैं चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए।
बहुत सिंपल तरीके से हिस्ट्री के वायसराय के माध्यम से वो सारी घटनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए सीधा सीधा आती हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करते चल रहे हैं। जब हम कांग्रेस को उठा के आएंगे सर 1885 से, तो हम आगे का पूरा इतिहास 20-25 वर्षों का कांग्रेस के माध्यम से एनालिसिस कर लेंगे। और फिर गांधी युग की बात करेंगे, गांधी युग में यानी कि गांधी इंटर करेंगे 1917 में, तो 17 से लेकर 47 तक की जो स्टोरी होगी पूरी की पूरी गांधी के आसपास घूमती है, तो उसे हम गांधी युग से रिलेटेड हम पूरा स्टडी कर लेंगे। और इस प्रकार अगर हम इतिहास को तोड़ दें तो बहुत आसान हो जाता है पढ़ना और समझना। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ठंडी में अपने आप को रजाई के अंदर पैक करके रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।